हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक फॉलो किया हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, सुमित सर ने और शांक सर ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं आपसे। आज इस वीडियो में मैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने आया हूं। आज मैं आपको बताने आया हूं कि क्यों एक सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, जिससे बच्चों को बहुत परेशानी होती है, पर मैं यहां आपको ये एक्सप्लेन करने आया हूं कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली उतना डरने का है नहीं, ये सब्जेक्ट एक्चुअली उतना परेशान होने का है नहीं। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ आपके मार्क्स को हेल्प करने वाला है, आपके मार्क्स को इंप्रूव करने वाला है, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ओवरऑल लाइफ में भी काम आता रहेगा। कल को आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, कल को आप कहीं और जाएंगे, कहीं भी कुछ भी आप करेंगे, तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट्स के हमारे पार्ट्स हैं, ये सब आपको हेल्प करने वाले हैं। आप सब जानते हैं मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल नॉलेज, राइट। जनरल नॉलेज कहां आता है हम सबको बहुत अच्छे से पता है। जनरल नॉलेज कम्स इन जीएटी। जो पेपर 3 होता है हमारा सीयूईटी का, उसके जीएटी के पेपर में जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली 15 से 20। कभी कभी ये नंबर 20 से 25 भी जा सकता है। अगर हम इसमें करंट अफेयर्स जोड़ लें तो ये नंबर इजीली 20 से 25 टच कर जाता है, विच मीन्स कि हाफ ऑफ आवर जीएटी पेपर इज कंप्राइज्ड ऑफ द जनरल नॉलेज सेक्शन, ठीक है। अगर इन 20-25 क्वेश्चन को हम सही से अप्रोच करें, प्रॉपरली अप्रोच करें, जीएटी के पेपर को सही से अप्रोच करें, तो जीएटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इन 3 चीजों को हमने पढ़ा नहीं है तो हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए। और चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, इसलिए जीएटी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और कंपटीशन काफी कम होता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा हिम्मत करके जीएटी के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। यू विल हैव अ ह्यूज एडवांटेज बिकॉज दिस ईयर आई हैव एटलीस्ट 10 to 15 सच स्टूडेंट्स जिन्होंने डोमेन में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, पर उन्होंने जीएटी पे किया था, जीएटी पे अच्छे से काम करा था, जीएटी को अच्छे से प्रिपेयर किया था, और उसकी वजह से उनका जो ओवरऑल मेरिट है वो हाई चला गया। तो जरा देखें कि जनरल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब जनरल नॉलेज मेरे हिसाब से क्या है? जनरल नॉलेज आर थिंग्स दैट यू शुड नो और यू वुड नो। जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी आप नोटिस करेंगे, हम इस देश के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस की अगर बात करें, यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, एनडीए की बात करें, सीडीएस की बात करें, एफकैट की बात करें, आरबीआई के एग्जाम की बात करें, कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे तो उस एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज का एक सेक्शन जरूर होता है। अगर रिटन एग्जामिनेशन में ही है तो इंटरव्यू तो भरा रहता है, इंटरव्यू में भर भर के चीजें होती हैं जो आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से कनेक्टेड होती हैं, राइट। सो अगर जनरल नॉलेज के सेक्शन को नेग्लेक्ट करना है, देन यू विल हैव टू डू इट एट योर ओन पेरिल्स। इंग्लिश में एक कहावत है, टू डू इट एट योर ओन पेरिल्स, PERILS। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने रिस्क पे करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रीफेस देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे जीके में पूछे जाते हैं। जीके इज नॉट जस्ट हिस्ट्री, जीके इज नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, जीके इज नॉट जस्ट अबाउट की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। जीके इज नॉट अबाउट कि अकबर के पिता का नाम क्या था। जीके एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जीके हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्टेड चीजें हैं, जीके हमारे लाइफ से कनेक्टेड चीजें हैं, और इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे जीके के ये क्वेश्चंस एक्चुअली हमारे लाइफ से कनेक्टेड है और जो हमें पता होने चाहिए और जो हमें जीएटी के सेक्शन में हेल्प भी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। अब जीके में आपसे अगर कोई एग्जामिनिंग अथॉरिटी पूछ रही है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन्स, तो क्या गलती कर रही है? एक ऐसी चीज जो हर किसी के हाथों में है, एक ऐसी चीज जिससे जो प्रैक्टिकली हमारे जिंदगी का एक पार्ट बन गया है,
एक ऐसी चीज जिसको हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं। अगर इसके इन्वेंटर का नाम पूछा जा रहा है तो एग्जामिनिंग अथॉरिटी की कोई गलती थोड़ी है भाई, बनता है पूछना, है ना। 1873 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, राइट। और उसके तकरीबन 100 साल बाद मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल आविष्कार किया। वो चीज जो आज की डेट में ऑलमोस्ट हर इंसान के हाथ में है, लेकिन हाउ मेनी पीपल नो हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? वेरी फ्यू। नाउ इफ द एग्जामिनिंग अथॉरिटी इज आस्किंग यू कि मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया, तो ये कोई गलत चीज तो है नहीं, राइट। सो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन जो हमने कवर किया, इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन्स मार्टिन कूपर, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स। कौन सी वो कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन्स को कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू किया? मोटोरोला। मोटोरोला एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले मोबाइल फोन्स को कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू किया था फॉर लार्ज स्केल सेलिंग, ठीक है। ये दो सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। गर्मियों का मौसम चल रहा है, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो चल ही रहा है, राइट। साउथ इंडिया में भी चल रहा है, हर जगह गर्मी का मौसम चल रहा है। पैन इंडिया आप जहां भी हैं, इस ह्यूमिड मौसम में एसी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है हमें। किसने आविष्कार किया एसी का? विल्स कैरियर। विल्स कैरियर इज द पर्सन हु इन्वेंटेड द एयर कंडीशनर। विल्स कैरियर वो इंसान है जिन्होंने एसी का आविष्कार किया, राइट, ओके। तो यहां पे मैंने आपसे दो सिंपल चीजें, तीन सिंपल क्वेश्चन बताए आपको। पहला, इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन्स, राइट। दूसरा, मैंने आपको बताया कौन सी वो कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन्स को कमर्शियली सबसे पहले प्रोड्यूस करना शुरू किया। तीसरा, मैंने आपको बताया कि एसी का इन्वेंटर कौन है, राइट। इफ वी गो फॉरवर्ड, अगर हम आगे चले, लैपटॉप बहुत यूज करते हैं हम लोग। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? द नेम इज एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया था, ओके, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चंस देखें। दिन भर इस पे हम दुनिया भर की चीजें ढूंढते हैं। कभी सोचा इतनी अच्छी, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी सुविधाजनक चीज बनाई किसने? कभी नहीं आया हमारे दिमाग। बहुत कम लोगों को पता है कि गूगल दो लोगों ने बनाया, whose names were Larry Page and Sergey Brin. They are the two people who created one of the biggest company in the world. Okay. कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन नहीं कि गूगल किसने बनाया था, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। गूगल एक प्रोडक्ट है विच इज ओन्ड बाय अ पेरेंट कंपनी। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। So if you're asked the question which is the parent company of Google, the answer is Alphabet. If you're asked the question Google बनाया किसने, the answer is Larry Page and Sergey Brin. ठीक है। तो अगर हमसे कोई भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी गूगल के फाउंडर का, गूगल के क्रिएटर का नाम पूछ रही है, तो वो एक्चुअली में हमारी नॉलेज को चेक नहीं कर रही है, वो एक्चुअली में हमारी जागरूकता को चेक कर रही है। वो ये देखना चाह रहा है कि आप जागरूक कितने हैं रादर देन आप नॉलेजेबल कितने हैं। These questions are not things that check your knowledge as per whole. They check how active you are, how vigilant you are while you are doing your things. Okay? चलिए, गूगल तक तो फिर भी चीजें ठीक थी। हम में से बहुत लोगों को उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं पता जिस प्लेटफॉर्म पे हम ये वीडियो देख रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम तो बहुत अच्छे से पता है,
उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किसने किया हमें ये नहीं पता है। आई एम श्योर 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि यूट्यूब बनाया किसने। देयर वर 3 people. These 3 people created the YouTube. ये रहे YouTube के क्रिएटर्स के नाम, मिस्टर जावेद करीम, स्टीव चेन एंड चैड हर्ली। These are the 3 people who created the YouTube. वो प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे आप सुमित सर, ओशांक सर, आशु सर थोड़ा बहुत मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। दुनिया में पता नहीं कितने टीचर से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने वीडियोस हम दिन भर यूट्यूब पे देखते हैं, और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये इन 3 लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ। बट वी डोंट नो इट, एंड दिस इज नॉट जनरल नॉलेज, दिस इज मेंटल एक्टिवनेस। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, इट्स अबाउट बीइंग मेंटली एक्टिव, इट्स नॉट अबाउट बीइंग जनरली वेल क्वालिफाइड, इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ जनरल नॉलेज। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और एग्जामिनिंग अथॉरिटी आपके सीयूईटी के एग्जाम में आपसे ऐसी ही चीजें पूछी जाने वाली हैं, आपसे कोई बहुत डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक पेपर में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीसैट का पेपर था। सीसैट मतलब यूपीएससी मेन से पहले जो प्रीलिम्स का सेक्शन होता है। प्रीलिम्स के सेक्शन में यह पूछा गया था कि भारतीय संविधान जब छप के आया था, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है भारतीय संविधान की, जो राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है, उसके कवर पेज को किसने डिजाइन किया था? यह क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसैट के पेपर में पूछा गया था। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। आपको क्या समझना है कि आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं, आपसे इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एट बेस्ट आपसे क्या पूछा जाएगा? एट बेस्ट बहुत डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन हो करेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे यह पूछा जा सकता है कि हमारा जो संविधान है वो अगर नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया था, तो हमने इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों इंप्लीमेंट किया? If they want to make a question, if they want to make a question very difficult for you, this is the best that they can do. कि अगर हमारा संविधान नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, तो फिर क्या वजह थी, क्या रीजन था कि हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया? इसके पीछे का जो रीजन है वो है पूर्ण स्वराज का अडॉप्शन by the Indian National Congress, INC, by the Indian National Congress. 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इस चीज को कोमेमोरेट करने के लिए, इस चीज के याद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक टॉपिक से अगर एक बहुत मुश्किल सवाल आपको पूछना है सीयूईटी को, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ऑलरेडी। ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब अभी तक बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है। जीएटी से घबराना नहीं है, जीएटी में जीके से नहीं घबराना है। इन दोनों सेक्शंस को हेड ऑन लेना है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, ताकि ये हमारी कमजोरी बनने की जगह ये हमारी ताकत बन सके। ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हमारी बॉडी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो मोस्टली लोगों को पता होनी चाहिए। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? Any idea? It's the skin. बहुत लोग सोचते हैं small intestine, large intestine. Well, that's not the correct answer. The correct answer is the skin.
right? The skin is the longest part of our body. Which is the longest bone in our body? ये काफी फेमस है. अगेन, कौन बनेगा करोड़पति का भी क्वेश्चन है ये. फीमर. ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन है. ठीक है. और इसके इर्द गिर्द जो मसल होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल होती है. विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी? एनी आइडिया? कान की हड्डी होती है, विच इज कॉल्ड स्टेप्स और स्टायरप. स्टेप्स और स्टायरप. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो अब अगर हम शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में अगर कोई एग्जामिनिंग अथॉरिटी हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है, क्या गलत है इसमें? क्या ये हमें पता नहीं होना चाहिए? क्या ये हमें बहुत अर्ली स्टेज पे पता नहीं होना चाहिए? आई थिंक इट्स बेसिक फैक्ट दैट एवरीवन शुड नो, नॉट जस्ट अ CUET aspirant. Every human being must know about these basic facts that I just discussed with you, right? I hope आप लोगों को मजा आ रहा होगा. आगे बढ़े. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट. This is something that I learned when I was a kid. आप सबने एक चीज नोटिस करी होगी, पानी के अंदर जब हम बहुत देर तक अपने हाथ रखते हैं, कभी स्विम कर रहे हैं या अगर बारिश में भीग रहे हैं, तो आपने देखा होगा हमारे जो टिप्स हैं वो थोड़े से उनमें थोड़ी सी सूजन आ जाती है, थोड़े से फूल जाते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ गॉड्स मैकेनिज्म. आपको पता है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है सो दैट अगर पानी में हमें किसी चीज को पकड़ना हो तो पानी में हमारी ग्रिप स्ट्रांग बनी रहे. इट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी अंडर वाटर टू एनहांस आवर ग्रिप ऑफ समथिंग. हमारी बॉडी में फिंगरप्रिंट के अलावा एक और प्रिंट होता है जो हर इंसान का, आज तक इस दुनिया में पैदा हुए हर इंसान का वो प्रिंट अलग होता है. लोग बोलेंगे सर रेटिना. नहीं, रेटिना इज नॉट अ प्रिंट. ओके, apart from our fingerprint, there is another print in our body that is different to each and every individual born on the face of this earth ever. It is the tongue print. हम सब के जीभ पे जो प्रिंट होता है ना, वो सब अलग अलग होता है. हम थंब प्रिंट क्यों यूज करते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है. टंग प्रिंट यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट? इसीलिए हम थंब प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको इन वीडियोस में, आगे की वीडियोस में मैं शेयर करता रहूंगा आपसे. आगे बढ़े. लेट अस गो फॉरवर्ड. बेसिक फैक्ट्स पे ही आगे बढ़ते हैं. ये जो मैं आपको करा रहा हूं, दीज आर बेसिक फैक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, साइंस, इन सब के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो सब इंक्लूडेड है. ठीक है. गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स सी. जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत के किसी भी स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? द आंसर इज सुचेता कृपलानी. बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे हमारे, और कांग्रेस में मिनिस्टर ही बने आगे जाकर. JB कृपलानी, उनकी बेटी थी सुचेता कृपलानी, जो आगे चल के यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बने. राइट? क्लियर है ये सब? ठीक है. आप इन चीजों को समझ रहे हैं? राइट? First female prime minister of any country in the world. A lot of people say Indira Gandhi. That's the wrong answer. First female prime minister of any country in the world is a lady from our neighboring country, Sri Lanka. Her name is Srimavo Bandaranaike. First female prime minister
of any country in the world. ठीक है बच्चों, फीमेल आईपीएस बहुत फेमस है, आई एम श्योर आप काफी लोगों को पता होगा। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किरण बेदी, राइट? वो आईएएस के लिए एलिजिबल थी, शी वॉज एलिजिबल फॉर आईएएस बट शी स्टिल ऑप्टेड फॉर इंडियन पुलिस सर्विस। वन ऑफ द एनेक्डोट्स दैट आई नो अबाउट हर, बहुत इनिशियली वो अपने सर्विस में थी, उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया था, उनको कभी कहीं सूचना मिली कि कहीं आग लगी हुई है और माँ और बेटी वहां पे फंसे हुए हैं। तो शी वेंट देयर लीडिंग हर टीम एंड शोइंग एग्जेम्पलरी करेज एंड स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने क्या किया, पास में एक हैंडपंप था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मदर एंड द बेबी आउट, पास में एक हैंडपंप था, वो हैंडपंप के नीचे जाके बैठ गई और उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि स्टार्ट पंपिंग वाटर। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ड्रेंच कर लिया पानी में एंड देन शी टुक ऑल द पॉसिबल मेजर्स एंड वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट द बेबी एंड द मदर हु वर ट्रैप्ड इन दैट फायर। तो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, काफी फेमस है, किरण बेदी नाम है उनका। हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? अगर हम फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर की बात करें, हु वाज इट? वेल द आंसर इज अन्ना राजम जॉर्ज। She was the first female IAS officer of our country, Anna Rajam George, right? First female Chief Justice of India, लीला सेठ। एक बहुत फेमस ऑथर हैं विक्रम सेठ, इन्हीं के बेटे हैं, राइट? विक्रम सेठ को बुकर प्राइज अवार्ड किया गया था। बुकर प्राइज इज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन दिस वर्ल्ड। मैं आप लोगों को सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट अभी आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो ये सारे फर्स्ट फीमेल्स क्लियर है, सारे के सारे, राइट? फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया अन्ना राजम जॉर्ज, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, श्री मावो भंडार नायके। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, अर्जेंटीना, मारिया एस्टेला पेरॉन। She was the first female president of any country in the world, अर्जेंटीना, ओके? वहां की राष्ट्रपति बनी थी। हमारे देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? ये नहीं, आप लोगों के सामने तो नहीं, आप लोग काफी छोटे होंगे उस टाइम पे, अभी रिसेंटली बनी थी। हर नेम वाज मीरा कुमार। मीरा कुमार बिकेम द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर ऑफ आवर कंट्री, राइट? ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं, ये जो मैं बता रहा हूं, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये चीजें यहां तक आपके साथ क्लियर होंगी, ठीक है? बहुत सारे लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हैं और जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, मोस्टली बच्चे नील आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर देते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस? A lot of people answer Neil Armstrong, which is the wrong answer. The right answer is Yuri Gagarin. He is the person from Russia who first went into space, right? Okay. रशिया आज भी एक बहुत बड़ा देश है, लैंड मास में सबसे बड़ा देश है। इट वॉज फ्रैगमेंटेड इंटू 15 पीसेस, 15 अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया था रशिया को। कोल्ड वॉर के एंड में हुआ था ये, उसके बावजूद रशिया आज की डेट में इतना बड़ा देश है। रशिया से याद आया एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस दुनिया की वो कौन सी जगह है, इकलौती जगह, जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आती है? चलिए, ये मैं आप लोगों को सर्च करने के लिए छोड़ देता हूं, ये आप लोग खुद सर्च करेंगे और पता करेंगे, क्योंकि उसके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड टू बी सिचुएटेड एंड लोकेटेड इन 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, यूरोप एंड एशिया। फाइंड आउट विच दैट प्लेस इज।
इफ यू आर एबल टू फाइंड इट प्लीज शेयर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को। अब आप देख रहे हैं बच्चों, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो सब बहुत बेसिक सिंपल फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू आवर लाइफ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड थिंग्स दैट वी आर यूजिंग अराउंड अस। मोबाइल फोन, यूट्यूब, ये सब चीजें हम अपने आसपास यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर्स, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। ही इज द पर्सन हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। जीके को लेकर बच्चों को एक सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, उनको लगता है कि सारी जीके कभी खत्म ही नहीं हो सकते, जो कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जनरल नॉलेज इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक, बट द गुड थिंग इज दैट वी डोंट हैव टू एंड इट। हु टोल्ड यू टू एंड इट? हमें उसे एंड करना ही नहीं है। हमें रेलेवेंट जीके के स्टफ को पढ़ना है। अगर हम रेलेवेंट जीके की चीजों को पढ़ेंगे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एज सिंपल एज दैट। अगर हम अपने रेलेवेंट जीके को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो ना सिर्फ हम अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहेंगे, बल्कि हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। और जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, these two are one of the most relevant subject to your overall growth and development in life। आपके करियर में ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। आप जहां भी जाएंगे इंग्लिश में बातें करेंगे, आप जहां भी जाएंगे नॉलेजेबल स्टफ की बात करेंगे। आप ऑफिस में बैठ के यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट साइयारा, राइट? ऑफिस में बैठ के आप लबूबू डॉल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं ना। अगर आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठेंगे तो आप पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करेंगे। और ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये सारी चीजें प्राइमरीली जनरल नॉलेज से आती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने काफी कुछ शेयर करने की कोशिश करी है आपके साथ। एक छोटी सी कहानी से एंड करूंगा चीज को। जनरल नॉलेज कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक प्राइज है जो बहुत फेमस है, दुनिया में बहुत लोगों को दिया जाता है। नाम है उसका नोबेल प्राइज। पता है कैसे बना था? पता है नोबेल प्राइज क्यों इंस्टीट्यूट हुआ? नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूट हुआ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के दुख के कारण। सर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े। उन्होंने पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस किए। उन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करके हम डायनामाइट को कैसे बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका शोध किया था उन्होंने। और ही वॉज अ वेल पेड, वेल नोन, वेल रिसर्च, वेल वर्स साइंटिस्ट। नाउ व्हाट हैपेंड, चूंकि वो बहुत जाने माने इंसान थे, एक दिन किसी न्यूज़पेपर को गलती से ये पता लगा कि उनकी डेथ हो गई है और उनकी ओबिचुअरी न्यूज़पेपर में छाप दी गई। जब ये ओबिचुअरी छापी गई तो उन्होंने पढ़ा अपने बारे में, उन्होंने अपने बारे में पढ़ा। लिखा हुआ था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। कोई भी साइंटिस्ट, जैसे AK-47 बनाने वाला जो इंसान था, AK-47 के बारे में भी आपको कुछ चीजें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो AK-47 बनाने वाले इंसान भी थे वो अपने इन्वेंशन से बहुत खुश नहीं हुए थे, बिकॉज इट इवेंचुअली बिकेम अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, राइट? तो सर अल्फ्रेड नोबेल को बड़ा दुख हुआ अपने बारे में ये पढ़ के कि इस दुनिया से जाने के बाद मुझे ऐसे याद किया जाएगा। और इसीलिए बहुत पैसा था उनके पास, उन्होंने एक फंड एस्टैब्लिश किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी जिसका नाम था द नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूशन। और इनिशियली उन्होंने इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इन चीजों के लिए स्टार्ट किया था। 1967 में गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ स्वीडन स्वेरिक्स रिक्सबैंक ने इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज को इंस्टीट्यूट किया था। तो नोबेल प्राइज, इतना बड़ा प्राइज जो पूरी दुनिया में जाना माना है, पूरी दुनिया में विख्यात है, वो इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि एक साइंटिस्ट को बहुत दुख हुआ था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे पॉजिटिवली याद रखें, लोग मुझे नेगेटिवली याद ना रखें, लोग मुझे इस तरह से याद ना रखें दैट द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। एंड अगर आप सीरियसली देखें, अगर आप रियलिस्टिकली देखें, तो उन्होंने अपने इस गोल को अचीव कर लिया। आज की डेट में उनको कोई भी इसलिए याद नहीं करता है क्योंकि उन्होंने डायनामाइट बनाया था, उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का यूज बताया था डायनामाइट में। सब उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज जैसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी, उन्होंने नोबेल प्राइज जैसी चीज की शुरुआत की थी। बहुत सारे जीके के टॉपिक्स हैं जो अलग अलग वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा। आप इन वीडियोस को देखकर ही अपने CUET के
25 जीके क्वेश्चन में से एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं सही, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।